नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। हम ऑनलाइन क्लासेस की इस श्रृंखला में एक नया टॉपिक आज लेकर के आए हैं, मांग की लोच। मांग की लोच क्या होती है, इससे पहले मैं आपको पुराने वाले लेक्चर की तरफ लेकर के चलूँगा जिसमें हमने मांग का सिद्धांत पढ़ा था, और मांग के सिद्धांत के आधार पर ही हम करेंगे आगे मांग की लोच को। मांग की लोच क्या होती है, मांग की लोच का अर्थ क्या है, मांग की लोच कितने प्रकार की होती हैं, मांग की लोच हैं उसकी श्रेणियां कितनी होती हैं, ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं, मांग की लोच क्या होती है। मांग की लोच ये इस यूनिट का आखिरी टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा। इस यूनिट का प्रथम यूनिट का आखिरी टॉपिक है मांग की लोच। इसके बाद में हम उत्पादन का सिद्धांत पढ़ेंगे जो कि नेक्स्ट सेकंड यूनिट स्टार्ट हो जाएगी। देखिए विद्यार्थियों, हमने मांग का नियम पढ़ा। पिछले जो वीडियोज हैं हमने पिछले लेक्चर में मांग का नियम पढ़ा था। मांग का नियम क्या बताता है? मांग का नियम बताता है अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत में कमी होती है तो उसकी मांग मात्रा में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। और कीमत में कमी होने के परिणाम स्वरूप जब मांग मात्रा में वृद्धि होती है तो इसे हम क्या कहते हैं? मांग का नियम कहते हैं। और ये भी हो सकता है कि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाए, उसके परिणाम स्वरूप उसकी मांग मात्रा में क्या हो जाए? कमी हो जाए। तो इस प्रकार जो मांग का नियम है केवल और केवल कीमत और मांग मात्रा के मध्य संबंध की व्याख्या करता है। कीमत और मांग मात्रा के मध्य संबंध की व्याख्या करता है। यह नियम यह नहीं बताता कि कीमत में कितना परिवर्तन हुआ और उस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मांग मात्रा में कितना परिवर्तन हुआ है। तो इस प्रकार से हम इनके बीच की संबंध की व्याख्या केवल और केवल मात्र करते हैं। जब हमें ये जानकारी करनी हो कि X वस्तु की कीमत में कमी या वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप मांग मात्रा में कितनी मात्रा में वृद्धि हुई है, कितनी मात्रा में वृद्धि हुई है, तो उसकी गणना करने के लिए, उसकी जानकारी के लिए हम पढ़ते हैं मांग की लोच। मांग की लोच तो हम कह सकते हैं कि मांग की लोच जो है एक गुणात्मक तथ्य है, जबकि जो मांग का नियम है या मांगी मात्रा और मांग के मध्य कीमत के मध्य जो संबंध बता रहा है मांग का नियम, ये गुणात्मक तथ्य नहीं है। तो मांग की लोच जो है गुणात्मक तथ्य है। अब मैं बताता हूं आपको कि ये किस प्रकार से इसकी व्याख्या करता है कि कितनी मात्रा में परिवर्तन हुआ है। तो मैं इसको साफ करता हूं। मांग की लोच कहती है कि किसी वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप उस वस्तु की मांग मात्रा में जो आनुपातिक परिवर्तन होता है उसे हम मांग की लोच कहते हैं। अब देखिए मांग की लोच क्या कर रही है? दो तत्वों के बीच, मांग की लोच दो तत्वों के बीच कारण और प्रभाव की व्याख्या करती है। कॉज एंड इफेक्ट, कारण एवं प्रभाव की व्याख्या करती है। कैसे करती है कारण और प्रभाव की व्याख्या? देखिए यहां पर मांग की लोच क्या कहती है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम इसको कह सकते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ईडी। ये क्या कह रही है कि किसी वस्तु की कारण और प्रभाव, हमें इसकी व्याख्या करनी है। कारण क्या होगा कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन हुआ, कीमत में प्रतिशत या आनुपातिक परिवर्तन में परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप क्या हो? मांग मात्रा में होने वाला परिवर्तन। अब देखिएगा कीमत में परिवर्तन हुआ, ये क्या है? ये तो हो गया कारण। कीमत में परिवर्तन होने का प्रभाव क्या पड़ा? मांग मात्रा में परिवर्तन हुआ। और इनके मध्य जो गुणात्मक संबंध पाया जाता है, या इसे हम कहते हैं कि संख्यात्मक माप, हम इसको कह सकते हैं क्योंकि इसको संख्या के रूप में व्याख्या की जा सकती है। जो संख्यात्मक माप है उसको हम क्या कहेंगे? मांग की कीमत लोच कहते हैं। देखिए इसका अर्थ क्या होगा मांग की कीमत लोच का? अर्थ से पहले मैं इसके थोड़े से विकास के बारे में बताऊंगा। विकास कब हुआ? तो इसके लिए इसका जो विकास किया था, विकास मुख्य रूप से जो सबसे पहले उल्लेख किया गया वो उल्लेख किया गया कुरनोट और मिल के द्वारा। कुरनोट और मिल ने इसको सबसे पहले, प्रोफेसर जे.एस. मिल एंड कुर्नो, अर्थशास्त्री थे कुर्नो, COURNOT, कुरनोट। हम मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में कुरनोट के जो
इफेक्ट हैं उनको भी पढ़ते हैं। तो जेएस मिल और कुर्नो के द्वारा क्या किया गया, मांग की लोच का विकास किया गया। कालांतर में प्रोफेसर मार्शल ने क्या किया, इसको अपनी पुस्तक है अर्थशास्त्र के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के सिद्धांत में इसका विस्तार से व्याख्या की और इसको अपनाया। तो इसका विकास सबसे पहले उल्लेख किया जेएस मिल और कुर्नो ने, उसके बाद इसको आगे बढ़ाया अर्थशास्त्र के सिद्धांत पुस्तक में किसने, प्रोफेसर मार्शल ने। तो हम कह सकते हैं कि जो विकास हुआ है वो दो अर्थशास्त्रियों ने किया। अब अर्थ क्या कहता है, किसी वस्तु की कीमत में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप या किसी वस्तु की कीमत में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन, उसके परिणाम स्वरूप जो मांग मात्रा में परिवर्तन होता है वही क्या होती है, मांग की लोच कहलाती है। अब मांग की लोच कितने प्रकार की होती है, मुख्य रूप से मांग की लोच है जो 3 प्रकार की होती है। मांग की लोच के प्रकार अपन बात करते हैं। मांग की लोच के प्रकार, मांग की लोच के प्रकार जो है टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मुख्य रूप से मैं आपको बताऊं, मांग की लोच के 3 प्रकार हम अध्ययन करेंगे। पहला है मांग की कीमत लोच, दूसरा हम अध्ययन करेंगे मांग की आय लोच, और तीसरा जो हम करेंगे मांग की आड़ी या तिरछी लोच, आड़ी या तिरछी लोच। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, बाकी विस्तार से व्याख्या तभी हम करेंगे, लेकिन थोड़ा बता देता हूं कि क्या अपने आप में व्याख्या करेंगी, क्या दर्शाएंगी। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं मांग की कीमत लोच। तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में ईपी भी बोल देते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो ये क्या बताएगी, ये बताएगी किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने का प्रभाव, कीमत में परिवर्तन का प्रभाव, प्रतिशत परिवर्तन का हम बात कर रहे हैं यहां पर, प्रतिशत परिवर्तन का प्रभाव जो कौन बताएगा, मांग की कीमत लोच व्याख्या करेगी। उपभोक्ता की आय में होने वाले परिवर्तन का प्रभाव, उपभोक्ता की आय में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन, होने वाले प्रतिशत परिवर्तन का प्रभाव कौन बताएगा, मांग की आय लोच बताएगी। और आखिर में जब हम किसी एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर दूसरी वस्तु पर उसका जो प्रभाव पड़ता है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो संबंधित वस्तुएं होती है या प्रतिस्थापन वस्तुएं होती है, उनके बीच में पाए जाने वाली लोच को हम क्या कहते हैं, आड़ी लोच कहते हैं। जैसे मैं कहूं कि प्राइस ऑफ एक्स में परिवर्तन होने पर, में परिवर्तन होने पर वाई वस्तु या क्यू वाई में होने वाला परिवर्तन। तो देखिए विद्यार्थियों, ये क्या होगी, आड़ी लोच। मतलब एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो रहा है और दूसरी वस्तु पर प्रभाव पड़ रहा है। इसका मैं उदाहरण दे सकता हूं, चाय और कॉफी। ठीक है, चाय और कॉफी का उदाहरण इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की सब्स्टिट्यूट हैं। माना कि चाय की कीमत में पीटी क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। पहले चाय 2 रुपए की मिल रही थी और कॉफी 5 रुपए की मिल रही है, लेकिन हुआ क्या कि चाय हो गई अचानक से 6 रुपए की, चाय हो गई 6 रुपए की, और 6 रुपए होने पर कॉफी केवल मात्र 5 रुपए की है। तो आप देखेंगे क्वांटिटी ऑफ कॉफी क्यूसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब एक वस्तु की कीमत में वृद्धि हुई है तो दूसरी वस्तु की जो मांग मात्रा है उसमें वृद्धि हो जाती है। तो इसमें होने वाला परिवर्तन आड़ी लोच को दर्शाता है। चलिए शुरू करते हैं हम विस्तार से व्याख्या के साथ में मांग की कीमत लोच। मांग की कीमत लोच क्या कहती है, इसको साफ कर देते हैं एक बार। मांग की कीमत लोच बहुत आसान है, इसको ईपी शॉर्ट में कहते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखिएगा ये क्या कहती है, इसका अर्थ और परिभाषा देख लेते हैं अपन। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी अर्थ क्या कहता है, किसी वस्तु की कीमत में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन, कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के परिणाम स्वरूप
के परिणाम स्वरूप वस्तु की मांग मात्रा में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन। देखिए मांग का नियम क्या कहता था, केवल किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन हुआ उसकी परिणाम स्वरूप मांग मात्रा में परिवर्तन को बता रहा है, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, किसी वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन या प्रतिशत परिवर्तन के परिणाम स्वरूप वस्तु की मांग मात्रा में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन को बताता है। चूंकि कीमत और मांग मात्रा के मध्य कैसा संबंध होता है, ऋणात्मक संबंध होता है, इसलिए हम कह सकते हैं या ये जो कीमत लोच होगी वो हमेशा ऋणात्मक होती है। इसके जो सूत्र है उसके सामने हमेशा माइनस का चिन्ह जरूर लगाया जाता है, इसकी अभी व्याख्या करेंगे अपन। लेकिन कई बार क्या है, गलती से भ्रांति हो जाए इसलिए ऋणात्मक चिन्ह को हटा देते हैं। अब देखेंगे आप, अर्थ ये हो गया। परिभाषा देख लीजिए, इसकी परिभाषा क्या होगी। परिभाषा कई अर्थशास्त्रियों के द्वारा दी गई है। मुख्य रूप से हम यही कह सकते हैं कि x वस्तु की कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के परिणाम स्वरूप वस्तु की मांग मात्रा में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन को ही, देखिए कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के परिणाम स्वरूप वस्तु की मांग मात्रा में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, मांग की कीमत लोच कहते हैं। देखिए इसकी व्याख्या करते हैं और इसकी व्याख्या सूत्र के माध्यम से करेंगे। सूत्र जो है हमारे पास में मुख्य रूप से गणित की जो वो है इक्वेशन है लगभग। तो देखिएगा सूत्र हम इसका देखते हैं, सूत्र क्या होगा। सूत्र देखिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब आप देखें कि जो कारण है उसको हम रखते हैं अंश के रूप में, हर के रूप में, और जो प्रभाव है उसको रखते हैं हम अंश के रूप में, अंश बटा हर। तो होता क्या है कि जिसका जो प्रभाव पड़ा है उस प्रभाव में हम कारण का प्रभाव भाग देते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, कारण हम अब ये देख लीजिए, ये डायग्राम हमने ये ले लिया, लाइन ले लीजिए। अब ऊपर अंश लिखेंगे, नीचे हर लिखेंगे। जो हमारा कारण है वो तो रहेगा हर के रूप में। कारण है हमारा कीमत में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन। समझ में आया, कीमत में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन। वहीं हम अब इस कारण के प्रभाव क्या पड़ा है, मांग मात्रा में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन, मांग मात्रा में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन। और चूंकि कीमत और मांग मात्रा के मध्य अगर कीमत में वृद्धि होगी तो मांग मात्रा में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, और कीमत में अगर कमी होगी तो मांग मात्रा में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो इसके बीच पाया जाता है कैसा, ऋणात्मक संबंध। इसलिए हम इसको क्या मानते हैं, नेगेटिव मानते हैं। अब इसको हम विस्तार से करें तो देखिए कि मांग मात्रा में होने वाला परिवर्तन क्या होगा कि प्रारंभिक मांग, ठीक है, मांग मात्रा में परिवर्तन डिवाइड बाय प्रारंभिक मांग गुणा 100। ये क्या हो गया, मांग मात्रा में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन डिवाइडेड बाय, अब इसको हम माइनस चिन्ह तो अपने पास ऑलरेडी है। अब देख कीमत में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन क्या हो जाएगा, कीमत में होने वाला परिवर्तन, कीमत में होने वाला परिवर्तन डिवाइड बाय प्रारंभिक कीमत गुणा 100। अब आप देखिए इस 100 से क्या कट जाएगा, 100 कट जाएगा। और इसको मैं अगर कहूं कि ये डेल्टा क्या है, क्यू है, और ये मात्र क्यू है क्योंकि परिवर्तन की बता रहे हैं, और ये डेल्टा है जो परिवर्तन को बता रहा है। ये डेल्टा जो है परिवर्तन को बताता है कि कितना परिवर्तन हुआ है। इधर हम इसको डेल्टा पी के रूप में लें और इधर केवल पी के रूप में लें, तो हमारे पास में जो बचेगा 100 से 100 कट गया। अब बचेगा हमारे पास में डेल्टा क्यू अपॉन क्यू डिवाइड बाय, या हम इसको यहां पर इस तरह से ले सकते हैं, डिवाइड बाय डेल्टा पी अपॉन पी। आगे बढ़ेंगे तो आप देखिए माइनस का साइन हमारे पास में रहेगा और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाई बाय पी अपॉन डेल्टा पी। इसको और आगे बढ़ेंगे तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू, ये नेगेटिव में रहेगा। और इस प्रकार से हमारे जो है
इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का ये सूत्र हमारे पास में निकल के आ जाता है। इस सूत्र की सहायता से हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। माना कि हमारे पास में क्वेश्चन आता है कि एक्स वस्तु की कीमत में 10% परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप, देखिए एक्स वस्तु की कीमत में 10% कीमत में परिवर्तन हुआ, उसके परिणाम स्वरूप मांग मात्रा में एक्स वस्तु की में 20% परिवर्तन हुआ। ठीक है, अब कमी हुई वृद्धि हुई इससे हमें कोई मतलब नहीं है। कीमत में 10% परिवर्तन हुआ है जिसके परिणाम स्वरूप मांग मात्रा में क्या हुआ है, 20% परिवर्तन हुआ है। तो अब आप देखेंगे कि कीमत में माना कि कमी हो गई, 10% कमी के परिणाम स्वरूप मांग मात्रा में 20% वृद्धि हुई है। अब हम देखें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डायरेक्ट इस सूत्र से निकल जाएगी। मांग मात्रा में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन 20 गुणा डिवाइड बाय कितना है 10%, तो 10 दूनी 20 2, तो ईडी बराबर क्या हो गया -2, चूंकि माइनस का चिन्ह हमारे पास में हमेशा रहेगा। अब आप देखिए कई बार क्या होता है, अब इसमें 2% परिवर्तन हुआ है, माना कि कीमत में 1 रुपए का परिवर्तन हुआ तो मांग मात्रा में 2 रुपए का परिवर्तन हुआ है। ठीक है, दो इकाई के बराबर परिवर्तन हुआ है। अब हम इसमें ये अगर नेगेटिव साइन है इसको अगर साथ में रखते हैं तो कई बार भ्रांति हो जाती है कि अगर हम कहें कि 1 रुपए कीमत में परिवर्तन हुआ उसके परिणाम स्वरूप -2 इकाई के बराबर परिवर्तन हुआ है, और एक हम कहें कि 2 इकाई के बराबर परिवर्तन हुआ है, तो -2 तो क्या है 2 से छोटा है। इसलिए हम व्यवहारिक रूप में, सैद्धांतिक रूप में तो क्या होगा, इस माइनस के चिन्ह को साथ में रखते हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप में माइनस के चिन्ह को हम इग्नोर करके चलते हैं। चूंकि हम ये मान लेते हैं कि मांग मात्रा और कीमत के मध्य ऋणात्मक संबंध है तो ये ऋणात्मक ही आएगा। इसके बाद में मांग मात्रा, इसकी जो मांग की लोच की श्रेणियों की तरफ चलते हैं। साफ करता हूं इसको मैं, इसके कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में के रूप में लास्ट में दूंगा। अब देखिएगा मांग की लोच की मुख्य, कीमत लोच की मुख्य श्रेणियां कितनी हैं। मांग की लोच की श्रेणियां, मांग की कीमत लोच है और मांग की लोच की श्रेणियां। हम बात करें मांग की लोच की मुख्य रूप से 5 श्रेणी हैं, लेकिन इसकी दो चरम सीमाएं हैं, 2 चरम सीमाएं हैं। चरम सीमाएं कौन कौन सी हैं? चरम सीमाओं में हम बात करें 2 है। एक तो होती है पूर्णतया लोचदार, और एक होती है पूर्णतया बेलोचदार। इट मीन्स इधर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इंफिनिटी होती है, अनंत होती है पूर्णतः लोचदार में, और इधर प्राइस इलास्टिसिटी जो है ईपी बराबर 0 होती है पूर्णतः बेलोचदार में। अब आप देखेंगे कि इन दोनों के बीच में कुल मिलाकर के जो श्रेणियां हैं, इन दोनों के बीच में है 3 श्रेणियां। 3 कौन कौन सी हो जाएंगी? एक तो हो जाएगी सबसे पहले बीच की श्रेणी ले लेते हैं हम। चरम सीमा ये हो गई 1 और 2। अब एक तो अनंत है, एक 0 है। 0 और अनंत के बीच में मांग मात्रा है, जो मांग की लोच है, कीमत लोच है, वेरी करती है, इसके बीच में कहीं ना कहीं स्थित होती है। तो बीच में एक आ जाता है हमारा इकाई के बराबर, इकाई के समान, या हम कह सकते हैं इकाई के समान, या फिर लोचदार भी हम कह सकते हैं। या अब एक तरफ जब हम देखते हैं तो जब अनंत की तरफ बढ़ रहा है तो इकाई और अनंत के बीच में जो श्रेणी आती है वो आ जाती है इकाई लोचदार, या हम कह सकते हैं लोचदार, इकाई से अधिक, इकाई से अधिक लोचदार। ठीक है, और जो इकाई के बराबर और पूर्णतः बेलोचदार की तरफ जाती है उसको हम कह देते हैं इकाई से कम लोचदार, इकाई से कम लोचदार। अब आप देखेंगे जब यहां पर EP = 1 है तो ये क्या हो जाएगा, EP > 1 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, EP <
लेस देन 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम जो दो चरम सीमाएं थी, कौन कौन सी चरम सीमा हमारे पास में, ये एक तो ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी, और इन दोनों के बीच में कुल मिलाकर के 3 श्रेणियां हमारे पास में आ जाती हैं। एक तो आ जाती है इकाई से अधिक लोचदार, एक हो जाती है इकाई से बराबर लोचदार, और एक हो जाती है इकाई के से कम लोचदार। देखिए इसको हम रेखा चित्र की सहायता से अब किस प्रकार से व्याख्या कर सकते हैं, एक एक को हम लेंगे और एक एक को हम समझेंगे। इकाई मांग की लोच की श्रेणियां, सबसे पहले हम लेते हैं पूर्णतया लोचदार मांग, इकाई की पूर्णतया लोचदार मांग। तो सबसे पहली हेडिंग डाल लीजिए पूर्णतया लोचदार, ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं EP = इन्फिनिटी, अनंत के समान होगी। कैसे होगी? पूर्णतया लोचदार की स्थिति में किसी वस्तु की मांग मात्रा में चाहे कितना भी परिवर्तन हो जाए, कीमत में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। समझने की कोशिश करो कि मांग मात्रा में चाहे कितना भी परिवर्तन हो, मांग मात्रा में कितना भी परिवर्तन हो जाए, कीमत स्थिर रहती है, कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उस स्थिति को हम कहते हैं पूर्णतया लोचदार मांग। इसमें जो हमारा मांग वक्र होता है वो एक्स एक्सिस के समानांतर होता है। इधर वस्तु की मात्रा है और इधर कीमत को हम ले रहे हैं। ठीक है, कीमत हमारी माना P पर है, तो कीमत में अब ये जो मांग वक्र है ये डिमांड है, और यहाँ पर EP = इन्फिनिटी इसलिए है क्योंकि कीमत, प्रारंभिक कीमत आपके ई बिंदु पर और उपभोक्ता कर रहा है, ये P1 कीमत है। अब माना कि मांग मात्रा में वृद्धि हो जाती है, कितनी भी वृद्धि हो जाए, कितनी भी कमी हो जाए, कीमत में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब कहने का ये है, मांग कितनी भी बढ़ जाए, कीमत नहीं बढ़ेगी, नहीं परिवर्तित होगी। ऐसी स्थिति केवल और केवल पूर्ण जो प्रतियोगिता होती है, पूर्ण प्रतियोगी बाजारों में देखने को मिलती है। तो पूर्ण प्रतियोगी बाजार की स्थिति में, पूर्ण प्रतियोगी बाजार होंगे, उन स्थितियों में प्लस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, अनंत के समान होती है। दूसरी हम बात करते हैं पूर्णतया बेलोचदार मांग की। पूर्णतया बेलोचदार मांग। अब पूर्णतः बेलोचदार मांग कौन सी होती है? जिसकी प्राइस इलास्टिसिटी क्या हो, 0 हो। इसका मतलब यह हुआ कि कीमत में चाहे कितना भी परिवर्तन हो जाए, कीमत में कितना भी परिवर्तन हो जाए, मांग मात्रा में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसको हम इस तरह से देख सकते हैं, क्योंकि दोनों चरम सीमाएं पहले, इसलिए मैं इन दोनों को पढ़ा रहा हूं आपको। ठीक है, इधर x है, इधर y है। अब हमने यहां पर x वस्तु ले ली है, x वस्तु इसकी मात्रा, और इधर कीमत है। देखिए दोनों उल्टे हैं, ये है जो x एक्सिस के समानांतर है और ये जो होगा y एक्सिस के समानांतर होगा। ये आपका डिमांड है, EP = 0 इसलिए है क्योंकि यहां पर x मात्रा है। कीमत में कितना भी परिवर्तन हो जाए, प्रारंभिक कीमत ये है और उसके बाद में ये P1 और ये P0, कीमत में वृद्धि हो या कीमत में कमी हो, किसी प्रकार का कोई मांग मात्रा में परिवर्तन नहीं होता है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं, नमक एक ऐसा उदाहरण है जो पूर्णतया बेलोचदार मांग का बहुत अच्छा उदाहरण है। चाहे नमक सस्ता हो जाएगा तो भी हम उतना ही खाएंगे जितना पहले खा रहे थे, और चाहे 1000 रुपए किलो हो जाएगा तो भी हम उतना ही खाएंगे जितना पहला खा रहे थे। ये नहीं है कि नमक सस्ता हो गया तो हम पहले से ज्यादा मात्रा खाने लग जाएंगे, और नमक पहले से महंगा हो गया तो हमने कम मात्रा उपभोग करना शुरू कर दिया। तो ये दोनों इसकी चरम सीमाएं हैं जिनके बीच में मैं आपको कीमत और मांग मात्रा के मध्य संबंध की व्याख्या कर चुके हैं। अब हम चलते हैं इनके जो बीच की इकाई श्रेणियां हैं उनके बीच में। तीसरा नंबर की श्रेणी है जो है इकाई के बराबर लोचदार या इकाई लोचदार। तीसरा नंबर आ जाता है, तीसरा है इकाई लोचदार मांग। इकाई लोचदार मांग, ठीक है। इकाई लोचदार का मतलब है जितना कीमत में आनुपातिक परिवर्तन हुआ, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन हुआ है, उतनी ही मात्रा में क्या होगा, मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन होगा। मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन मतलब दोनों में समान होता है। अगर मानो 1% कीमत में परिवर्तन हुआ तो मांग मात्रा में भी 1% ही परिवर्तन होगा। उस स्थिति में हम कह सकते हैं कि मांग की लोच जो इकाई लोचदार है। इसे हम इस प्रकार से डायग्राम के रूप में दर्शा सकते हैं। इधर 0 है, इधर कीमत को हमने ले लिया है, इधर मांग मात्रा को हम ले रहे हैं, मांग मात्रा वस्तु की, इधर x एक्सिस है। माना कि ये हमारा मांग वक्र है D, ये हमारी प्रारंभिक कीमत है P,
x। अब माना कि कीमत में 1% परिवर्तन होता है, 1% कमी होती है, तो कीमत मांग मात्रा में भी कितना हो जाएगा, जितना ये परिवर्तन होगा इतना ही ये परिवर्तन होगा। डेल्टा P इज इक्वल्स टू डेल्टा Q होना चाहिए। तो उस स्थिति में क्या होगा, मांग की लोच है जो इकाई के बराबर लोचदार होगी। नेक्स्ट आ जाता है इकाई से कम लोचदार मांग। इकाई से कम, इकाई से कम लोचदार, चौथा नंबर का। इकाई से कम लोचदार में हम क्या करेंगे, ये इकाई लोचदार हो गया। इकाई से कम में मांग मात्रा में जितना परिवर्तन होगा कीमत में उससे कम परिवर्तन होता, सॉरी, कीमत में जितना परिवर्तन होगा उससे कम मात्रा में परिवर्तन होता है। और इसके लिए थोड़ा सा खड़े ढाल वाला मांग वक्र बनेगा। ये आपका सेम वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कीमत में प्रतिशत परिवर्तन जो होगा वो मांग मात्रा से ज्यादा होगा, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन होगा। अब सपोज करो उपभोक्ता या फिर जो भी कंज्यूमर है, प्रारंभिक x और इधर कीमत ये है, ये ई बिंदु पर है। माना कि 1 इकाई के बराबर कीमत में परिवर्तन हुआ तो मांग मात्रा में आप देख रहे हैं डेल्टा P इज ग्रेटर देन डेल्टा Q। डेल्टा P इज ग्रेटर देन डेल्टा Q, आप देखेंगे ये मात्रा और ये मात्रा दोनों समान नहीं है, तो इस स्थिति में EP इज लेस देन 1 हो जाएगी। आखिरी जो हमारा जो मांग की लोच की श्रेणी बचती है वो आ जाती है इकाई से अधिक लोचदार मांग। अब इकाई से अधिक लोचदार की स्थिति में क्या होगा, इकाई से अधिक, आप देखते रहें, ध्यान से इसको समझिएगा। इकाई से अधिक लोचदार में क्या होगा, जो मांग वक्र है हमारा अधिक चपटा बनेगा और इस स्थिति में मांग में कम परिवर्तन, कीमत में कम परिवर्तन होगा और मांग मात्रा में ज्यादा परिवर्तन होगा। आप देखिएगा, इसमें डायग्राम की सहायता समझने की कोशिश करें। ये आपकी कीमत है, प्रारंभिक कीमत, और ये प्रारंभिक मांग मात्रा आपकी x1 है, ठीक है। अब आप यहाँ पर ए बिंदु पर संतुलन की स्थिति में माना कि कीमत में परिवर्तन 1 इकाई के बराबर हो रहा है, तो आप देखेंगे मांग मात्रा में क्या हो रहा है, ज्यादा मात्रा में परिवर्तन हो रहा है। ये आपकी कम परिवर्तन है, ये ज्यादा परिवर्तन है, तो डेल्टा P इज लेस देन डेल्टा Q हो जाएगा। उस स्थिति में EP इज क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। मतलब कहने का यह है कि जैसे जैसे मांग वक्र है जो x एक्सिस के समानांतर, मतलब पहले देखिएगा इस तरह था, और जैसे ही x एक्सिस की तरफ थोड़ा सा फ्लैट होगा आप देखेंगे जो मांग की लोच है इकाई से अधिक समानांतर की तरफ, सॉरी, उसकी जो x एक्सिस के समानांतर की तरफ जैसे वेरी करेगा वैसे आपकी मांग की लोच बढ़ती जाएगी। और जैसे ही आप पूर्ण, ये जो मांग वक्र है पूर्ण बेलोचदार की तरफ जाएगा तो उस स्थिति में इकाई से कम हो जाएगी। तो ये हमारी मांग की लोच की 5 श्रेणियां थी जिसको हमने अच्छे से पढ़ा। अब मांग की लोच की जो श्रेणियां हैं इनको मैं एक साथ दर्शाता हूं एट ए ग्लांस। अगर एक साथ हम दर्शाएं तो एक साथ प्रदर्शन किस प्रकार से हो जाएगा, देखिए। मांग, इसमें देख लीजिएगा, मांग की कीमत लोच की श्रेणियों का एक साथ प्रदर्शन कैसे करेंगे। एक साथ प्रदर्शन आप देखिए, ये मैं एक डायग्राम बना रहा हूं और बड़ा डायग्राम इसलिए बनाऊंगा क्योंकि हमें एक साथ सभी को दर्शाना है। एक साथ दर्शाएंगे, सबसे पहला अपन लेबलिंग करेंगे। इधर 0 है, इधर y अक्ष है, इधर x, इधर वस्तु की कीमत को हम ले रहे हैं, इधर वस्तु की मांग मात्रा को हमने लिया है इस अक्ष पर, मांग मात्रा, और इधर x अक्ष है। अब आप सबसे पहले देखेंगे कि मांग की बेलोचदार मांग अगर हम बात करें, सॉरी, पूर्णतः लोचदार मांग हम बात करें तो ये हमारा x एक्सिस के बराबर डिमांड वक्र बन जाएगा। तो ये हमारा EP इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी हो जाता है। वहीं हम बात करते हैं अगर ये y एक्सिस की तरफ पैरेलल है, मैं आपको बता क्या चुका हूँ, तो EP इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ये हमारी दोनों चरम सीमाएं हैं जिनको हमने अच्छे से पढ़ लिया है। अगर माना कि कीमत लोच, सॉरी, मांग वक्र आपका इस तरह का है, ये मांग वक्र है, तो ये मांग वक्र बता रहा है EP इज इक्वल्स टू 1। ये आपकी तीसरी मांग की लोच की श्रेणी हो गई। अब माना कि मांग वक्र आपका इस प्रकार का बनता है, तो इस स्थिति में EP इज ग्रेटर देन 1 बन जाएगा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और माना कि आपका मांग वक्र इस प्रकार का बनता है तो EP इज इक्वल, सॉरी, लेस देन 1। तो आप देखेंगे कि जहां तक है अपन ने एक ही रेखा चित्र में
चारों के चारों सॉरी 5 की 5 श्रेणियों की व्याख्या कर ली है और ये आपको समझने में बहुत आसानी कर देगा। और इस प्रकार से हम मांग की कीमत लोच की जो समस्त श्रेणियां हैं उनको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट नोट बता रहा हूं मैं, जो इकाई लोच है एक तो सीधी रेखा के रूप में हो सकता है और एक आयताकार अति प्रवेलक के रूप में भी हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, आगे हम कई वक्र ऐसे पढ़ेंगे जो आयताकार अति प्रवेलक हैं। अगर डिमांड वक्र आयताकार अति प्रवेलक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, आयताकार अति प्रवेलक है, तो उस स्थिति में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, इक्वल्स टू 1 होगी। इधर मांग मात्रा है और इधर मांग मात्रा, इधर कीमत है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में मांग की जो कीमत लोच है इकाई के समान होती है। तो इस प्रकार से हमारी मांग की लोच की श्रेणियां कंप्लीट होती हैं। आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अगले जो लेक्चर होगा उसमें हम मांग की कीमत लोच को निर्धारण करने की जो विधियां हैं उनके बारे में बात करेंगे और उसके बाद में आय लोच और कीमत तिरछी लोच मैक्सिमम 2 क्लासेज में ये कंप्लीट हो जाएगा। पूरा वीडियो देखिए, अच्छे से समझिए, लगातार बने रहिए। नमस्कार।